बच्चों गुड मॉर्निंग, नमस्कार सबको। देखो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं हम अपनी क्लास को। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के जितने भी जो पेज हैं या सॉल्व करने के जितने भी गुर हैं, वो सारे गुर बच्चों में आपको समझाता जा रहा हूं। अब बच्चों, आपको मैंने कहा था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जब आप किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो बच्चों क्या होता है, एक होता है असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले आपको वो सीखना था और वो मैंने आपको सिखाया। आपको ये भी कहा बच्चों कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं दे आर ऑफ टू काइंड्स। आपको ये भी समझाया हमने दैट द असर्टिव सेंटेंसेस आर ऑफ टू काइंड्स। असर्टिव सेंटेंस बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पॉजिटिव, जो पॉजिटिव मीनिंग देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं पत्र लिखता हूं। अब बच्चों, यदि आप पत्र लिखते हैं तो आप इस बात को स्वीकार कर रहे हो, तो ये कैसा हुआ? ये अफर्मेटिव हुआ। अब अफर्मेटिव हुआ तो इसको पॉजिटिव भी कह सकते हो। आई राइट ए लेटर। आप कहते हो मैं पत्र नहीं लिखता हूं, आप मना कर रहे हैं, ये नकारात्मक हुआ, निगेटिव हुआ। आई डू नॉट राइट ए लेटर या आई डोंट राइट ए लेटर। लेकिन आई नॉट राइट ए लेटर कभी नहीं होता है। आई नॉट राइट ए लेटर ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि अंग्रेजी में एक बीमारी है बच्चों। वो बीमारी क्या है? ये नॉट है ना, ये एडवर्ब है, एंड इट इज नेवर यूज्ड अलोन इन जनरल। और सामान्यतः इसका प्रयोग अकेले कभी नहीं होता। कभी कभी देखने को मिलता है, जैसे द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन बच्चों पोयम का नाम है। द रोड नॉट टेकन इज द नेम ऑफ ए पोयम कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो उसका मीनिंग क्या है बच्चों? द रोड। अब बच्चों प्रश्न ये है कि इस रोड के पहले द क्यों है? जरा दिमाग लगाओ, आपको बात समझाता हूं मैं। ये है बच्चों रोड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसके आगे द लगा रहा है। ये द लगाने की खास वजह है बच्चों। आपको भी सिर्फ खास रोड है। खास रोड क्या है? खास रोड नहीं है। द रोड, ध्यान देना, विच वाज नॉट टेकन। अब बच्चों बताओ मुझे, इस विच के स्थान पर दैट भी आ सकता है। द रोड विच वॉज नॉट टेकन, यानी सड़क जिसको नहीं पकड़ा गया। कौन सी सड़क बच्चों खास हो गई ना? वह सड़क जिसको नहीं पकड़ा गया। तो आपने बच्चों ये देखा कि ये जो विच वॉज नॉट टेकन क्या है? ये बच्चों एक क्लोज है। ये क्लोज है, ये एडजेक्टिव क्लोज है, और ये रोड को क्वालिफाई कर रहा है। अब बच्चों इसकी शॉर्ट में क्या किया उसने? द रोड नॉट टेकन, केवल इतना ही लिखा और ये नहीं लिखा। ये इसलिए नहीं लिखा बच्चों क्योंकि कई बार अपन ऐसे भी तो करते हैं, द रोड विच वॉज नॉट टेकन। तो बच्चों क्या है कि कई बार क्या होता है कि द बुक स्टोलन बाय हिम, यानी क्या हुआ? किताब जो उसके द्वारा चुराई गई, तो द बुक विच वॉज स्टोलन। तो ये जो विच वॉज या दैट वॉज वाला पार्ट है बच्चों, ये कई बार अंडरस्टूड फॉर्म में भी आता है। इसलिए आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए कि साहब द रोड नॉट टेकन, इसके अंदर तो नॉट अकेला आ रहा है। अकेला नहीं आ रहा है। जैसे मैंने आपको कहा ना अभी, द बुक बोरोड बाय हिम, किताब जो उसके द्वारा उधार ली गई थी, तो द बुक दैट वॉज बोरोड बाय हिम, किताब जो उसके द्वारा उधार ली गई थी। तो दैट वॉज और विच वॉज वाला जो पोर्शन है बच्चों, इट्स सो मेनी टाइम्स यूज्ड इन अंडरस्टूड फॉर्म। इसका प्रयोग अनेक बार किया जाता है अंडरस्टूड फॉर्म में। तो इसका मतलब यह है बच्चों, अगर जैसे आप ब्रैकेट में कोई चीज होती है फिर उसको आप खोलते हो, तो जैसे आपने 2 ब्रैकेट में कर दिया 2, फिर ब्रैकेट में कर दिया 3 + 4, तो जब खोलोगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब निकलेगा 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 4, ऐसा निकलेगा ना। तो इन द सेम वे बच्चों, जब आप इसको क्या करते हो, इसको पूरा यूज करते हो, तो इसका मतलब यह है, इसका सबूत क्या है मेरे पास? इसका सबूत बच्चों ये द है। ये द इस बात का सबूत है कि नॉट टेकन का प्रयोग किया गया है
एडजेक्टिव क्लोज की तरह है, और इसको रिलेटिव प्रोनाउन विच या दैट से शुरू होना चाहिए। और चूंकि इसका प्रयोग किया गया है और इस क्लोज का प्रयोग करके इसको रोड को खास बनाया गया है, इसी वजह से इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल दे का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब अपनी बात चल रही थी, एक तो होते हैं असर्टिव सेंटेंस जिन्हें आप पॉजिटिव भी कहते हैं। मेरा मतलब वो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ध्यान दो, नेगेटिव तो नेगेटिव होता है, उसका कोई दूसरा नाम नहीं होता है, लेकिन पॉजिटिव को अन्यथा अफर्मेटिव भी कहते हैं। ये ध्यान दो, अफर्मेटिव और असर्टिव एक नहीं होते, बल्कि अफर्मेटिव असर्टिव का एक पार्ट होता है। जैसे एक पेड़ है बच्चों, उसकी डालियां होती है, तो आप ये समझो कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, दैट्स अ काइंड और दैट्स अ पार्ट ऑफ एन असर्टिव सेंटेंस। एक असर्टिव सेंटेंस का एक पार्ट होता है अफर्मेटिव। क्लियर हो गई ये बात? कई बार समझाइए और आगे समझाइए, कई बार इसलिए समझाइए बच्चों, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कौन सी चीज कंफ्यूज हो सकते हो। यहां ऐसी सुविधा तो है नहीं कि एनी स्टूडेंट में आस्क मी एनी क्वेश्चन, ऐसी फैसिलिटी नहीं है इधर। ये वन वे टीचिंग है कि बच्चा मेरे से कोई सवाल पूछ सके, नहीं पूछता। ऐसे में टीचर का ये दायित्व बनता है कि वो उन तमाम सवालात को अपने दिलो दिमाग में रखे, अपने जहन में रखे, जो पूछा जाना संभाव्य है। और मैं इन चीजों को पढ़ करके आया तो मुझे पता है कि विद्यार्थी क्या पूछता है, कहां पूछता है, और मुझे बहुत लंबे समय तक प्रतियोगी परीक्षाओं को पढ़ाने का भी अनुभव रहा है। तो और कई प्राइवेट स्कूल्स में भी मैंने टीचिंग की है, तो मेरा जो पुराना एक्सपीरियंस है वो इस चीज को बताता है। मैं खुद भी नवोदय विद्यालय में पढ़ा हुआ हूं, तो अच्छे स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, इसलिए अच्छे स्कूल में पढ़ा हुआ हूं तो फिर अच्छी बातें समझाऊंगा, खराब बातें कैसे समझाऊंगा, है ना। तो बच्चों ये असर्टिव सेंटेंस है। अब इसके बाद में जो दूसरा वाला पार्ट है आपका, वो कौन सा है? वो इंटेरोगेटिव। ध्यान दो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में समझाया था। दोज विच बिगिन विद द यूज ऑफ ए हेल्पिंग वर्ब, वो जिनका प्रयोग किया जाता है, वो जिनकी शुरुआत होती है किसी सहायक क्रिया से। एंड दोज विच बिगिन विद द यूज ऑफ ए WH वर्ड। WH वर्ड तो सब जानते हो, केवल एक WH वर्ड ऐसा है जिसमें WH नहीं आता। आता तो है पर वो क्रम से नहीं आता। जैसे बच्चों आप जानते हो, ये WHO हु तो WH आ गया, लेकिन हाउ यहां भी WH आ गया, लेकिन बच्चों H इधर आ रहा है, W थोड़ा इरेगुलर फॉर्म में आ रहा है। लेकिन हाउ को भी WH वर्ड्स की कैटेगरी या उसी श्रेणी में शुमार किया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों आपने ये देखा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है दो प्रकार के होते हैं। और बच्चों मैंने आपको ये समझाया था कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बदलते हैं, ध्यान दो, जब आप किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हो तो पहला नियम यह है, क्या? ध्यान देना बच्चों, ये बहुत काम आने वाली चीज है। 10वीं में नहीं, ये 11वीं में भी आएगी, 12वीं में भी आएगी, फर्स्ट ईयर में भी आएगी, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। मैंने कहा यूपीएससी के एग्जाम में बैठोगे वहां तक भी ये बात काम देगी जो मैं समझाने वाला हूं। क्या? जब आप किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हो, कौन से सेंटेंस को? किसी क्वेश्चन वाले यानी किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। तो क्या होता है बच्चों, ये जो HV होती है ना, इसका प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के पहले होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में HV का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के पहले होता है, जिसे आप कहते हैं इन्वर्जन। एक बात। दूसरी बात, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा आता है क्वेश्चन मार्क। ध्यान दो बच्चों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की दो खास पहचाने हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा भी हो, इट डजंट मैटर वेदर दिस इज ए यस नो क्वेश्चन और ए WH वर्ड क्वेश्चन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं वो यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन जो HV से शुरू होता है, जिसका जवाब हां या ना में दिया जाता है, या फिर वो WH वर्ड से शुरू होने वाला क्वेश्चन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहली शर्त यह होती है कि उसमें HV का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के पहले किया जाता है। बात समझ में आ गई है? और दूसरी बात बच्चों, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ए फुल स्टॉप इज नेवर यूज्ड बट इंस्टेड ए क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड। दूसरी शर्त यह होती है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंत में कभी भी फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी एवज में एक प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीबडी। ये तो साधारण बात। बट वेन यू चेंज ए सेंटेंस
But when you change an interrogative sentence from direct to indirect narration, समझे? जब आप किसी ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हो बच्चों, तो क्या होता है? ये एचवी जो है बच्चों, ये उठ करके सब्जेक्ट के बाद चली जाती है यानी, और ये जो क्वेश्चन मार्क है बच्चों, ये फुल स्टॉप में बदल जाता है यानी आपने अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया। आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है। जैसे सब्जेक्ट के पहले बच्चों ये जा रहा है तो बाद में चला जाएगा, सब्जेक्ट के पहले अगर वहां जा रहा है तो बाद में चला जाएगा, सब्जेक्ट के पहले हेज या हेव आ रहा तो बाद में चला जाएगा। लेकिन बच्चों एक बात है कि यदि ये डू है प्लस ये सब्जेक्ट है और प्लस ये वर्ब है, जैसे बच्चों मैंने कहा डू यू लाइक मी, तो बच्चों प्रश्न ये था कि राम सेड टू सीता, राम ने सीता से कहा डू यू लाइक मी, क्या तुम मुझे लाइक करती हो? तो बच्चों इंटेरोगेटिव तो इसका इनडायरेक्ट बनेगा कि सीता, सॉरी राम आस्क्ड सीता इफ शी, अब बच्चों ध्यान दो, इफ ये शी हो गया और ये जब इधर जाएगा तो ये डिड में बदल जाएगा। अब डिड का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जब आपने इंटेरोगेटिव को असर्टिव में बदल दिया है तो आप जानते हो बच्चों डिड का प्रयोग तो असर्टिव में होता ही नहीं है। तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बराबर क्या हो जाता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो डिड शी, यहां डिड लाइक नहीं आएगा बच्चों, डिड शी, सॉरी ये ना, तो इफ शी, यह क्या जाएगा बच्चों? डिड लाइक नहीं आएगा, इफ शी लाइक्ड, इफ शी लाइक्ड हिम। आई बात समझ? एनी और बच्चों आपको यह भी समझाया गया था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एक विशेषता यह भी होती है कि वे इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो किसी WH वर्ड, ये समस्या बच्चों डू डज के साथ है, ध्यान देना इस बात को, यह डू या डज का प्रयोग हो रहा है और यदि आप उसको किस में बदल रहे हो? इनडायरेक्ट में, तो डू डज किस में बदलेगा? डिड में बदलेगा। लेकिन बच्चों डिड क्या होगा? दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा? क्योंकि आप इस बात को जानते हो कि जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनमें डिड दिखाई नहीं देता है। राम किल्ड रावण ऐसे थोड़ी बोलते हैं, राम डिड किल रावण, राम डिड किल रावण थोड़ी, तो डिड किल बराबर किल्ड होगा, डिड किल बराबर किल्ड होगा, डिड राइट बराबर रॉट होगा, डिड टीच बराबर टॉट होगा। बात समझ में आ गई है? मैं ये कहना चाहता हूं, कहना क्या चाहता हूं, ये तो स्थापित सत्य है, एस्टेब्लिश्ड रूल है ये, क्या कि असर्टिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होगा। और यदि हो रहा है तो उस डिड को डिड सहायक क्रिया में घुस जाएगा, मुख्य क्रिया में घुस जाएगा। जैसे आपने डिड गो बोला, डिड गो, तो ये डिड क्या करेगा बच्चों? गो में घुसेगा, गो में क्या करेगा? गो में विकार उत्पन्न करेगा और गो को वेंट में चेंज करेगा। गो को किस में चेंज करेगा? वेंट में चेंज करेगा। अब बच्चों WH वर्ड की बात बताता हूं। WH वर्ड से यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द शुरू होता है और आप उसको अगर इंटेरोगेटिव में बदलते हो, सॉरी उसको इनडायरेक्ट में बदलते हो, तो क्या करोगे? ऐसे वाक्यों में बच्चों WH वर्ड खुद एक कंजंक्शन का काम करेगा और WH के वर्ड के साथ आप दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, उसके एवज में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब को बच्चों चाहे यस नो क्वेश्चन हो, चाहे WH वर्ड क्वेश्चन हो, रिपोर्टिंग वर्ब को इन जनरल आपको आस्क्ड में बदलना चाहिए। क्लियर है? अब बच्चों तीसरी बात पे मैं प्रकाश डालता हूं, जो आज वाली बात, अब नई बात चालू हो रही है। अपना टॉपिक बच्चों भी खत्म होने को, अब ज्यादा आपका जो बेसिक बातें वो सारी समझा दी थी मैंने, है ना? अब तो बहुत सरल बातें हैं। देखो अब तीसरा आता है बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस। जानते हो इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? सबको पता है बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर दोज वंस, इंपेरेटिव सेंटेंस वे होते हैं दैट बिगिन विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें बच्चों क्या नहीं होता? ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता। सब्जेक्ट होता है लेकिन वो वाक्य में उल्लिखित या मेंशन्ड नहीं होता। जैसे बच्चों मैंने आपको कहा कि मैंने आपको कहा ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 102। अब बच्चों मैंने आपको क्या नहीं कहा? मैंने आपको ऐसे तो नहीं कहा कि यू ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 102, यू नहीं बोला ना मैंने। तो बच्चों जो सुनने वाला होता है, क्या बोला? सुनने वाले को बच्चों अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लिसनर। ये जो लिसनर होता है बच्चों, सुनने वाला, ये हमेशा सेकेंड पर्सन होता है। क्या होता है? सेकेंड पर्सन। ठीक है? और जो सेकेंड पर्सन होता है बच्चों वो होता है यू। क्या होता है?
तो यू और पुरानी अंग्रेजी में बच्चों कविता की अंग्रेजी में एक शब्द ये भी देखने को मिलता है, लेकिन आपको इससे काम नहीं है, आपको तो इसी से काम है, ठीक है। पर आपको आना ये भी चाहिए, आपको आना ये भी चाहिए। तो बच्चों लिसनर सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन यू होता है। और जब भी आप किसी सेंटेंस में बच्चों यू को एड्रेस करते हो, जैसे मान लो आपने राज को एड्रेस किया, तो आप क्या कहोगे? राज कम हियर। लेकिन आपने ये तो नहीं बोला राज यू कम हियर, ऐसे तो नहीं बोला। तो वेन एवर यू एड्रेस, जब आप किसी भी व्यक्ति को संबोधित करते हो जो सेकंड पर्सन होता है या थर्ड पर्सन भी होता है और आप उसको डायरेक्टली एड्रेस करते हो, जैसे यू कैन फोन फ्रॉम माई ऑफिस राज, तो यहां तो ठीक है। लेकिन कई बार बच्चों पर कहते राज कम हियर। अब राज कम हियर में बताओ राज यू कम हियर तो बोला ही नहीं आपने। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, ध्यान देना, ऐसे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कभी कभी अगर ऐसे वाक्यों में निवेदन का भाव जोड़ना है तो ऐसे वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले प्लीज या काइंडली का प्रयोग भी हो जाता है। कभी कभी बच्चों ये भी होता है कि ऐसे वाक्यों में अगर नकारात्मक भाव जोड़ना है तो ऐसे वाक्यों के शुरू में डोंट का प्रयोग हो जाता है अथवा नेवर का प्रयोग भी होते हुए देखा जाता है। जैसे नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, ठीक है। डोंट डिस्टर्ब में, मुझे डिस्टर्ब मत करो। काइंडली इश्यू माई टीसी, कृपया मेरी टीसी मुझे प्रदान करो। प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, कृपया मेरे लिए गिलास पानी का लाओ। या सीधे हम कहते हैं बच्चों जैसे अटैक द एनिमी, दुश्मन पर हमला कर दो। शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। व्हाट आर दीज? दीज ऑल आर नथिंग बट द डिफरेंट एग्जाम्पल्स और द मिसेलेनियस एग्जाम्पल्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके।
तो बच्चों ये देखिएगा आप, इस तरीके की बातें थी और बहुत सरल बातें थी। अब जरा मैं आपको एक उदाहरण से अपनी बात क्लियर करूंगा तो पूरा फंडा ही आपको क्लियर हो जाएगा। क्या होता है बच्चों इंपेरेटिव सेंटेंस, जान गए आप? मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं ताकि आप समझ जाओ कि इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं। देखो बच्चों, राइट सर्टेन एग्जांपल्स, राइट सम एग्जांपल्स ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस। पहले बच्चों आप इसके कुछ उदाहरण लिखते हैं। देखो, जैसे बच्चों आपने किसी को कहा मेरे लिए एक गिलास पानी का लाओ, और आपने अगर, तो बच्चों आप क्या बोलोगे? देखो यहाँ प्लीज, प्लीज का जैसे आपने सबसे पहले कहा, सुनो दुश्मन पर हमला कर दो, तो ये आ गया अटैक ऑन द एनिमी। उतार लेना बच्चों, और ये समझ लेना कि ये सेंटेंस गलत है। ध्यान दो बच्चों, अटैक के बाद ऑन का प्रयोग करना सख्त मना है। आ गई समझ में गलती? अटैक के बाद ऑन नहीं आना चाहिए। ओके, दूसरी बात, मैंने आपको कहा प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। ध्यान दो बच्चों, यही सेंटेंस यूं भी लिख दिया जाता है अंग्रेजी में, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग मी, अब ब्रिंग मी का मतलब मुझे लाओ नहीं, मी का मतलब लाओ मेरे लिए, वही भावार्थ होता उसका भी। प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज फाइंड मी ए हाउस। फाइंड मी हाउस का मतलब मुझे ढूंढो नहीं, मेरे लिए घर ढूंढ दो, इस तरीके का। तो प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब बच्चों मैंने आपको कहा मुझे डिस्टर्ब मत करो, तो आप क्या कहोगे? डोंट, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट टच मी, इस तरीके से बोलते हैं आप। फिर देखो बच्चों नेवर आता है, तो नेवर में क्या करोगे? नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। अब देखो बच्चों ऑलवेज भी आ सकता है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब बच्चों आप ये समझो कि आप ये बोलो सुनिए, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले ऑलवेज आ गया। अरे बच्चे ये तो एडवर्ब हैं, एडवर्ब तो मोबाइल एलिमेंट होते हैं, दे कैन बी यूज्ड एट द बिगिनिंग और इन बिटवीन और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यानी बच्चों ये तो मोबाइल एलिमेंट होते हैं, इनका प्रयोग तो कई हो जाता है। कई बार तो ये सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में उनको स्प्लिट करके उनके बीच में भी आप घुसड़ते हैं। तो ये तो इसकी चिंता मत करो आप। ये नेवर भी एक एडवर्ब है। डोंट आप जानते हो बच्चों, नॉट एक एडवर्ब है, अकेला नहीं आता, ये डू के साथ आया है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, ऐसे नहीं, डोंट डिस्टर्ब मी। अब ये कहोगे सर डोंट क्यों, डजंट क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चों इसका कर्ता यू है, यू डोंट डिस्टर्ब मी। अब यू बच्चों आप बताओ एक वचन है या बहुवचन है? आप इस बात को जानते हो कि यू चाहे एक वचन होगा चाहे बहुवचन होगा, बट यू शैल ऑलवेज बी कंसिडर्ड टू बी प्लूरल इन इंग्लिश। लेकिन यू को अंग्रेजी में प्लूरल माना जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये नियम है क्या कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल। दोबारा सुनो, फर्स्ट पर्सन यानी क्या होता है? आई और वी। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता एक वचन या बहुवचन है। ध्यान देना, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, उसी तरीके से यू क्या है? सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन प्लूरल में कौन है? दे है ना। तो इनके साथ बच्चों हमेशा डू ही आता है, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। आगे समझ? तो बच्चों यहां सब्जेक्ट यू होने के कारण यहां डोंट आएगा, डजंट नहीं आएगा। क्लियर है? तो डोंट डिस्टर्ब मी का मतलब होता है मुझे डिस्टर्ब मत करो। ऐसे वाक्य बच्चों आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर बदलने के लिए दिए जाते हैं, तो अपन पहला उदाहरण ले लेते हैं, बहुत सरल है, शायद सबसे सरल यही है। तो बच्चों आप ये देखो कि जैसे मान लो कि द जनरल सेड, जनरल कौन होता है? सेनापति होता है। द जनरल सेड क्या?
अटैक द एनिमी, अटैक द एनिमी। जनरल ने कहा दुश्मन पर हमला कर दो, अटैक द एनिमी। अब बच्चों ये बताओ, मैंने आपसे पूछा कि मेरे प्यारे बच्चों, तुमने तो सुना था कि जनरल ने सैनिकों को क्या कहा, तो बच्चों आप मुझे कहोगे सर जनरल ने सैनिकों को दुश्मन पर हमला करने के लिए आदेश दिया था। तो बच्चों प्रश्न यह है कि आदेश दिया था तो किस काम के लिए दिया था? तो बच्चों आप जानते हो कि आदेश दिया था तो दुश्मन पर हमला करने के लिए दिया था। इसके लिए दिया था को अंग्रेजी में बच्चों टू बोलते हैं, टू प्ले, यानी खेलने के लिए। आई वेंट टू आगरा टू सी द ताज, मैं आगरा टू सी यानी देखने के लिए। आई वॉन्ट दिस बुक टू रीड, टू रीड यानी पढ़ने के लिए। जान गए टू यानी क्या होता है? के लिए। इसे बच्चों यह भी कहा जा सकता है फॉर प्लेइंग। ध्यान दो बच्चों, फॉर आएगा तो साथ में आईएनजी भी आएगा, टू के साथ नहीं आएगा। फॉर सीइंग, उसी तरीके से बच्चों फॉर क्या? रीडिंग। अब कुछ बच्चे मेरे से पूछ सकते हैं कि सर आप तो कई बार समझाते हो कि सी में आईएनजी जुड़ता ही नहीं है, फिर यह क्यों जुड़ा? यहां बच्चों फॉर के कारण जुड़ा। यहां जुड़ा तो इसलिए जुड़ा बच्चों क्योंकि ये यहां पर वर्ब का काम नहीं कर रहा है, यह जिरंड फॉर्म का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? जिरंड फॉर्म का काम कर रहा है, इसलिए जुड़ रहा है। लेकिन जैसे आई एम सीइंग, मैं तुम्हें देख रहा हूं, आई एम सीइंग यू, ये गलत है। आई सी यू बोलना चाहिए, आई सी यू बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, आई सी यू। व्हाट आर यू सीइंग आउटसाइड, तुम बाहर की तरफ क्या देख रहे हो, ये भी गलत है। वो डू यू सी आउटसाइड, तुम बाहर की तरफ क्या देख रहे हो, ऐसे बोलना चाहिए। अनुवाद तो बोल दो, देख रहे हो, लेकिन इंग्लिश में जब बनाओगे तो आईएनजी नहीं जुड़ेगा। वो डू यू सी आउटसाइड, तुम बाहर की तरफ क्या देखते हो, इस तरीके से बोलना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों आप ये देखो, इस सेंटेंस को अपन डायरेक्ट बदलेंगे तो देखो पहला नियम क्या है। सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे, एक बात तो बच्चों ये समझो, क्या इसमें कहीं पर भी कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन माने यू या योर या योर्स का प्रयोग हुआ है? बताओ। अटैक यू नहीं है, दे भी नहीं है, नहीं है ना। चूंकि नहीं है इसलिए यहां ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। यदि होता तो आपके पास में आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती, या तो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में आता, और नहीं आता तो यू हैड टू सपोज द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। आपको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को क्या करना होता? सपोज करना होता, उसे एज्यूम करना होता, उसे सपोज करना होता, उसे एज्यूम करना होता। तो बच्चों एक सीधी सी बात यह है कि द जनरल सेड टेक द एनिमी, यानी जनरल ने कहा दुश्मन पर हमला कर दो। अब यहां अपन क्यों माने? जब अंदर है ही नहीं सेकंड पर्सन का प्रोनाउन तो फिर अपने को मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन होता तो हमें मानना पड़ता है। ओके, अब बच्चों प्रश्न यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब को किसी में बदलोगे? ध्यान दो बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब को ओरा में बदला जाता है। क्या है ये ओरा? ध्यान अच्छे समझ लेना। पहला नियम बता रहा हूं, रिपोर्टिंग वर्ब को ओरा में बदला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट नियम। ओ माने होता है आपको यदि उसमें आदेश का भाव है तो रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदलना चाहिए। लेकिन बच्चों यदि सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आ रहा है तो आरवी को बच्चों रिक्वेस्टेड में बदलना चाहिए। किस में बदलना चाहिए जरा बताओ? रिक्वेस्टेड में बदलना चाहिए। और यदि बच्चों वाक्य में सलाह का भाव है तो इसे एडवाइज्ड में बदलना चाहिए। ध्यान दो, यदि भाव समझ में न आए तो फिर आस्क्ड में बदल देना चाहिए, क्योंकि बच्चों आस्क्ड यानी तो पूछना होता है, लेकिन आस्क का मतलब बच्चों आदेश देना भी होता है, आस्क का मतलब किसी से निवेदन करना भी होता है, और आस्क का मतलब किसी को सलाह देना भी होता है। ध्यान दो बच्चों, एडवाइस में मैंने क्या लिखा? ADVISED। ध्यान दो, सी नहीं आएगा। देखो एक एडवाइस तो बच्चों ये होता है और एक एडवाइस ये होता है। ध्यान देना, दोनों का फर्क क्या है? ऊपर वाले में सीई का प्रयोग हुआ है, नीचे वाले में एसई का प्रयोग हुआ है। नीचे वाला वर्ब है। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है बच्चों जिसकी 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एडवाइज्ड यानी ये वर्ब है और ये नाउन है, इसकी सेकंड फॉर्म नहीं बन सकती है, और बनेगी तो सी के स्थान पर एस का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से बच्चों आपकी सवाल समझ में आ जानी चाहिए। तो बताओ आप किस में बदलोगे?
रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार ऑर्डर्ड में बदलोगे, रिक्वेस्टेड में बदलोगे, एडवाइज्ड में बदलोगे, एंड इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस, लेकिन यदि आपके सेंटेंस का सेंस समझ में ही नहीं आता है, देन यू कैन चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब इन आस्क्ड, तब बच्चों आप रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में बदल सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो अपन बच्चों अपनी बात को आगे लेते हैं। एक बात और ध्यान दो बच्चों, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और एडवाइस्ड के बाद में टू का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जैसे ही ऑर्डर टू मी, उसने मुझको आदेश दिया, ऐसा नहीं होता बच्चों, ही ऑर्डर्ड में होता है। एक बात ये भी समझो कि ऑर्डर्ड के एवज में कभी कभी कमांडेड शब्द का प्रयोग भी होते हुए देखा जाता है, बिकॉज दे आर सिनोनिम्स। जैसे मैंने आपको कहा कि उसने मुझे आदेश दिया, फिर मैंने कहा उसने मुझे आज्ञा दी, फिर मैंने आपको कहा उसने मुझे हुक्म दिया, तो मेरे बच्चों इसमें फर्क क्या है? देयर इज नो डिफरेंस ऑफ द सेंस, अर्थ का तो कोई फर्क नहीं है, दिस इज ओनली द डिफरेंस ऑफ द वर्ड्स, ये महज शब्दों का फर्क है। तो बच्चों पानी पिलाओ, जल पिलाओ, क्या फर्क है? फूल और पुष्प, कोई फर्क नहीं है ना। ऐसे बच्चों सिनोनिम्स आ जाते हैं। अब जरा मैं इसका इनडायरेक्ट बना के दिखाता हूं। तो बच्चों देखो, द जनरल, अब आप जानते हो बच्चों, जब सेनापति है तो आदेश देगा, तो भाव समझ में आ रहा तो आप कर दो ऑर्डर, द जनरल ऑर्डर्ड, ठीक है। अब किसको दिया है ही नहीं, तो मानने की जरूरत भी नहीं है। अब आरवी तथा आरएस को बच्चों किससे जोड़े? ध्यान दो, आरवी और आरएस को बच्चों आपने पहले जोड़ा था दैट से, सबसे पहले। उसके बाद बच्चों आपने जोड़ा था इफ या वेदर से। किससे जोड़ा था? इफ या वेदर से। उसके बाद बच्चों आपने जोड़ा था सिर्फ WH वर्ड से। किससे जोड़ा था? और बच्चों अब जोड़ोगे TO2 से। ध्यान दो, TO2 से। ऊपर बोला टू प्ले, तो बच्चों आप बोलो द जनरल ऑर्डर टू अटैक। द जनरल ऑर्डर टू अटैक, यानी जनरल ने अटैक करने के लिए ऑर्डर दिया। किसको? ठीक है, द एनिमी, यानी एनिमी को ऑर्डर नहीं दिया, ऑर्डर तो बच्चों दिया फौज को, लेकिन किसने दिया? टू अटैक द एनिमी, माने दुश्मन पर हमला करने के लिए, यानी जनरल ने या सेनापति ने दुश्मन पर हमला करने के लिए आदेश दिया। अब ये तो अंडरस्टूड है कि किसको दिया? सेनापति सेना को ही देगा, हमें तो क्यों देगा? वो तो सेना को ही देगा। तो बच्चों द जनरल ऑर्डर टू अटैक द एनिमी। अब बच्चों प्रश्न ये है कि जैसे आप में से कोई बच्चा मुझे ये कहे कि सर मेरे तो सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आएगा, वहां पर तो यहां तो आपने बता दिया, लेकिन वहां पर मेरे को कौन बताएगा? तब मैं क्या करूं? तब मेरे बच्चे, अगर तेरे को प्रॉब्लम है तो ये जो ऑर्डर्ड है ना, इसकी जगह देख, ऐसा अगर समझ में नहीं आ रहा तो आस्क्ड कर दे। अब बोल द जनरल आस्क्ड टू अटैक द एनिमी, ये भी 100% सही है, ये भी 100% सही है। जब लिखने की नौबत आए तो ये वाला तरीका सही है। लेकिन बच्चों होता क्या है कि कई बार ऐसा भी होता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उनमें से कहा जाता है सही छांटो। अब आप आस्क्ड लगाओगे, लेकिन आस्क्ड तो उसमें है ही नहीं, उसमें तो ऑर्डर्ड है, एक भी रिक्वेस्टेड है। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? बच्चों आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए, अधूरे ज्ञान से क्या काम नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, माने कम ज्ञान बच्चों बड़ी खतरनाक चीज होती है। तो मुझे बताइए कि क्या समझा आपने? सीधी सी बात है बच्चों, कोई चीज नहीं है, बस रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या किस में बदल दो? ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या एडवाइस में बदल दो, और क्या कर दो? और रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ दो, और क्या कर दो? और कुछ मत करो, सारे चिन्ह हटा दो, बाकी नियम यथा उतरेंगे। एक बात और समझो पर, जब बच्चों मैं आपको कहता हूं कि शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, उसने मुझसे कहा कृपया मेरी सहायता करो, तो इनडायरेक्ट बनेगा शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर। अब बच्चों बात यह है कि यहां क्या किया मैंने? रिक्वेस्टेड किया। ध्यान देना, जब आप वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलते हो तो बच्चों प्लीज हट जाएगा, प्लीज या काइंडली, क्योंकि वो तो इसी में आ गया है। तो क्या बनूंगा? शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, टू प्लीज हेल्प हर थोड़ी आएगा, प्लीज तो गायब हो जाएगा, प्लीज और काइंडली तो बच्चों रिक्वेस्टेड के अंदर ही शामिल हो गए। उसी तरीके से बच्चों जब आप कहते हो शी सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी, उसने मुझसे कहा मुझे डिस्टर्ब मत करो, तो बच्चों ये बनेगा शी आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब हर। तो डोंट के स्थान पर बच्चों जो डोंट है ना, डोंट, इसे नॉट टू में बदला जाता है। टू का प्रयोग नहीं होगा, नॉट टू का प्रयोग होगा। और बच्चों अगर नेवर से वाक्य शुरू हो रहा है तो नेवर टू का प्रयोग होगा। जैसे मैंने आपको कहा कि माय फादर सेड टू मी नेवर टेल ए लाई, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कभी झूठ मत बोलो, तो इनडायरेक्ट बनेगा माय फादर एडवाइज्ड मी नेवर टू टेल ए लाई। टू नेवर नहीं बच्चों, नेवर टू टेल ए लाई। क्यों?
क्योंकि टू नेवर कैसे आएगा बच्चों, ये टू है ना, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जुड़ेगा, और नेवर आप जानते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। तो आप हमेशा याद रखो टू और प्ले के बीच में नेवर मत लगाओ, इससे इन्फिनिटिव स्प्लिट हो जाएगा। और बच्चों यदि इन्फिनिटिव स्प्लिट हो जाएगा तो इस प्रकार की बनावट और बुनावट को व्याकरण की दृष्टि से गलत माना जाता है। तो बच्चों इस तरीके से आपने क्या देखा, बहुत अच्छे से आपको समझाया हमने क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो बच्चों असर्टिव आ गए, इंटेरोगेटिव आ गए, इंपेरेटिव आ गए। अब क्या चलेंगे, लेट से शुरू होने वाले वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, 3 प्रकार के सेंटेंस 3 क्लास में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में बच्चों आपका टॉपिक खत्म, और फिर हम कोई नई बात शुरू करेंगे, नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली अगली क्लास में। नमस्कार।